हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे कि किस तरह से कंपनी में एम्प्लॉयज या ऑफिसर लोगों को पप्पू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, क्या क्या मैनिपुलेटिव एक्टिविटी करते हैं। उसी में कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे, वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो और क्या क्या तरीके से कंपनी में फ्रॉड हो सकते हैं, लाइक असेट थेफ्ट। अच्छा, ये एक बहुत जनरल बात है, किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में असेट थेफ्ट होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद ने आंखों देखा है। अच्छा, कंपनी का नाम नहीं बता रही हूँ, कुछ नहीं। वंस अपॉन अ टाइम में एक कंपनी में थी, और उस कंपनी में व्हाट आई सॉ दैट वाज अ गवर्नमेंट कंपनी। दैट वाज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो क्या, तो गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा बहुत ज्यादा कंट्रोल चेक तो होता नहीं है। तो वहां पे लोग क्या करते थे, स्टेशनरी चुराया चुराया करते थे, स्टेशनरी। अच्छा, स्टेशनरी कैसे कि पेन आ रहे हैं, पैकेट पेन के गायब, है ना। रिम आती है, रिम है ना, पेपर की फोटोस्टेट वाली रिम, तो रिम की रिम गायब, है ना। या स्टेपलर गायब, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें, मतलब इवन दो मतलब बहुत ही नॉमिनल अमाउंट की चीजें, बट स्टिल थेफ्ट तो थेफ्ट है। कंपनी का तो पैसा वेस्ट होता है ना ऐसी चीजों में। अब लोगों को लगता है वहां पे जो काम कर रहे हैं, बोले ठीक है हम काम कर रहे हैं तो हम ऑफिस में यूज करते हैं, घर पे यूज कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे बच्चों को डायरी चाहिए थी तो डायरी ले गए, नोटपैड चाहिए था नोटपैड ले गए, मतलब जो भी कुछ चाहिए था। तो इस तरह के छोटे मोटे थेफ्ट तो जनरली मैक्सिमम केसेस में आपको देखने में आएंगे हर ऑर्गेनाइजेशन में। और इवन बड़े लेवल पे भी थेफ्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें गायब हो रही है ना। तो ये जो थेफ्ट है ये डेफिनेटली आपका मिसमैनेजमेंट है। आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, चेक नहीं कर रहे हैं। अब जैसे सपोज करो कोई कंपनी है, शुगर बनाती है ना। अब फैक्ट्री में 1,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, 1,000 एम्प्लॉयज। अब अगर मान लो शुगर वैसे देखा जाए तो बहुत सस्ती सी चीज है, कोई बहुत महंगी चीज नहीं है। लेकिन अगर मान लो 1,000 एम्प्लॉयज रोज डेली हाफ हाफ केजी शुगर भी अपने टिफिन बॉक्स में किसी में भर भर के ले जाए डेली, तो 1,000 एम्प्लॉयज अगर आधा किलो भी लेके जाएंगे तो एक दिन में कितनी सारी शुगर लॉस्ट हो जाएगी उस फैक्ट्री में। तो वो बनाएंगे तो क्या ही, और चोरी ज्यादा हो जाएंगी। तो इस तरह के हैवी लॉसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये चेक एंड कंट्रोल होना चाहिए। असेट थेफ्ट होना बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो an employee can steal from an organization by making off with assets such as cash या fixed assets. We control can encourage employees to engage in this activity. तो अगर जैसे जनरली फैक्ट्रीज में तो क्या होता है, जहाँ पे इस तरह के लेबर काम कर रहे होते हैं, एग्जिट पे वहां पे कोई ना कोई वॉचमैन होता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो तलाशी लेता है, प्रॉपर सर्च वर्च होता है। एम्प्लॉय जब जा रहे होते हैं फैक्ट्री के अंदर तब भी सर्च होता है, एग्जिट होता है तब भी सर्च होता है। तो इस तरह से वहां पे चेक एंड कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर आपने देखा होगा कभी शोरूम्स होते हैं, ज्वेलरी के शोरूम्स, अब वहां पे तो भैया छोटा सा गोल्ड का पीस भी गायब हो जाए तो बहुत हैवी लॉस हो सकता है। तो वहां पे ढेरों कैमरास लगाए जाते हैं, और एक वहां पे डेडिकेटेड टीम होती है जो सिर्फ कैमरास पे ही सुपरविजन बना के बैठती है कि भैया डायमंड, अगर मान लो डायमंड का एक पीस, एक सॉलिटर गायब हो जाए, तो 1 करोड़ का एक सॉलिटर था, तो बोले चोरी हो गया हम क्या करें। तो इस तरह से आप नहीं कर सकते। रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन से थेफ्ट नहीं होनी चाहिए। देन अनऑथराइज यूज। अब मान लीजिए चोरी तो नहीं कर रहे हो आप, लेकिन उसको अनऑथराइज वे में यूज कर रहे हो। असेट कंपनी की है लेकिन हम यूज पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। कंपनी का गेस्ट हाउस है, इसलिए ताकि फॉरेन डेलीगेट्स वगैरह आए तो उनको हम रुका सकें। लेकिन हम कंपनी के गेस्ट हाउस में, कंपनी के गेस्ट तो कम आते हैं, हमारे पर्सनल गेस्ट ज्यादा आते हैं। हमारा कोई भी गेस्ट आने वाला होता है, हम कंपनी का गेस्ट हाउस खोल देते हैं और बोले ठीक है रहो आराम से, बोले जब कंपनी के लोग आएंगे तब नहीं मिलाएंगे हम। तो इस तरह के अनऑथराइज यूज अगर आप कंपनी के असेट्स का कर रहे हो, तो इवन तो चोरी तो नहीं है, बट डेफिनेटली असेट की वैल्यू तो डिग्रेड होती है। कोई भी चीज जितनी ज्यादा यूज करोगे डेफिनेटली डिग्रेड होगी। कंपनी की कार है भैया, हमने उस कंपनी की कार को एकदम फुल यूटिलाइज कर रखा है। बीवी जो है डायरेक्टर की, वो उसे फुल डे घूमती है, शॉपिंग करती है, जहां पार्टी करनी करती है, तो ऑब्वियसली उस कार की वैल्यू डिग्रेड तो हो ही होगी। तो एम्प्लॉय में यूज सच कंपनी एसेट इन एन ऑथराइज्ड मैनर, सच एज ड्राइविंग अ कंपनी कार फॉर पर्सनल यूज, यूजिंग अ कंपनी कंडोनियन फॉर पर्सनल यूज, तो द असेट इज नॉट स्टोलन। ऑल्दो आपने एसेट चोरी तो नहीं किया, बट इट इज बीइंग कंज्यूम, सो इट्स वैल्यू लेसन्स ओवर टाइम। तो आप कंटिन्यूसली उस असेट को पर्सनल असेट्स के लिए यूज करते रहोगे तो डेफिनेटली असेट की वैल्यू डिग्रेड होगी। कार अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे तो बहुत ज्यादा सर्विसिंग डिमांड करेगी। तो ये सब डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वैसे ये बहुत छोटी छोटी चीजें, और इन जनरल ये हर कंपनी में देखने में आती है। ऐसा कोई कंपनी नहीं जिसमें कंपनी का डायरेक्टर और उसकी रिव्यूज की कार यूज ना कर रही हो, बहुत ही रेयरली होता है। चले क्या बेटा,
पीछे वर्ड था नहीं। हाँ, कंडोनियम का मतलब ये होता है जो भी प्रमाइसेस होती है ना, प्रमाइसेस या जो भी असेट आपकी है ना, वो पूरी एंटायर असेट ऑफ द कंपनी है, उसको बोलते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉल्सिफिकेशन। अब ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है ऑफ कोर्स। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही चेंज कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने चेंज किया, आपने असेट ज्यादा दिखा दिए, लाइबिलिटीज कम शो कर दिए, आपने प्रॉफिट्स ज्यादा दिखा दिए या एक्सपेंसेस ज्यादा शो कर दिए, डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंशन। जिस टाइप के आपकी इंटेंशंस हैं उसके हिसाब से आप अपने अकाउंट को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉल्सिफिकेशन किए हैं, दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉल्सिफाई इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिवील एक्सीलेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा, अगर सुना होगा, कोई भी कंपनी है, मान लो ए लिमिटेड, तो क्या करती है, ये बहुत सारे सिस्टर कंसर्न सेटअप कर लेती है ना, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, बहुत सारे सिस्टर कंसर्न इसकी होती है, सब्सिडरीज होती है ना। कंट्रोल तो ए लिमिटेड कर रही है, लेकिन अलग 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 छोटी छोटी कंपनीज बनानी है। अब व्हाट दे डू, मान लीजिए ए लिमिटेड को पब्लिक इशू लाना है, ए लिमिटेड को क्या लाना है, पब्लिक इशू। तो इसका मतलब ए लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट होने चाहिए, नेटवर्थ, इनकी नेट टेंजिबल एसेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब चीजें एकदम अप टू द मार्क होना चाहिए एज पर आईसीडीआर रेगुलेशन। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ए लिमिटेड जो है उसमें आ रहे हैं लॉसेस। लॉसेस अगर आएंगे तो डेफिनेटली ए लिमिटेड जो है पब्लिक इशू लानी पाएगी। तो व्हाट इज प्लान कि ए लिमिटेड के जो एक्सपेंसेस हैं, इनके जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो एक काम करते हैं अपन कि ए लिमिटेड के नाम से अपेयर करने की जगह पे किसके नाम पे अपेयर कर ले, बी लिमिटेड के नाम पे अपेयर कर ले। तो अगर कंपनी इस तरह से मैनिपुलेट करके क्या कर रही है, एक्सपेंसेस दूसरी कंपनी के नाम पे शो कर रही है, एंड देन जो भी इनकम्स हो रही है वो इनकम्स जो अलग अलग कंपनीज की इनकम है वो अपने नाम पे क्रेडिट करा रही है। तो इस तरह से जो ए लिमिटेड है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या किए जा रहे हैं, फॉल्सिफाई किए जा रहे हैं। अब चलो, आईसीडीआर में तो सेबी बहुत ज्यादा होशियार है, वो बोल देता है बोले कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाओ भाई, तुम्हारे जितने भी सिस्टर कंसर्न्स हैं उनका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना के दो। अब वहां पे भी आप मैनिपुलेशन कर ही सकते हो समहाउ। आईसीडीआर ने तो बोल दिया कि आप कंसोलिडेटेड बनाओ, लेकिन अगर आपने मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर के, ऑडिटर के साथ मिलकर के कंसोलिडेटेड नहीं बनाए और कुछ एक आध जो एंटिटीज है उनको गायब कर दिया आपने और कुछ कंपनी के साथ कंसोलिडेट करके बना लिया, तो वहां पे माइट भी प्रोबेबिलिटी है कि आप फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में डालेंगे। तो ऐसा कुछ मैनिपुलेशन अगर आप कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। डेफिनेटली वो फॉल्सिफिकेशन जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। इवन बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे पहले बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस हुआ करती थी, आज मान लीजिए कोई भी शॉपकीपर है, कोई भी बिजनेसमैन है ना। अब मान लीजिए कोई शॉप लेके बैठा है और उस शॉप में उसको जो रेवेन्यू आ रहा है, रिसिट्स जो उसकी आ रही है, मान लेते हैं पूरे महीने की जो रिसिट्स उसके पास आ रही है वो आ रही है 5 लाख की रिसिट्स, और एक्सपेंसेस के नाम पे उसका क्या जा रहा है, रेंट जा रहा है, शॉप का रेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, गुड्स की कॉस्ट जा रही है, और एक आध जो एम्प्लॉय उसकी सैलरी जा रही है। अब मान लेते हैं जो गुड्स है उसकी कॉस्ट तो 1 लाख रुपए थी, रेंटल हमारे महीने का 10,000 रुपए था, इलेक्ट्रिसिटी 5,000 रुपए थी, और जो स्टाफ जो सैलरी ले रहा था उसकी सैलरी थी 15,000 रुपए, है ना। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 5 लाख में से ये सारे एक्सपेंसेस आप माइनस कर दोगे तो कितना हो गया, 1,30,000 माइनस कर दिया हमने। तो ये सारा हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब इतने सारे प्रॉफिट पे उसका टैक्स बन जाएगा, तो ये शॉपकीपर सोचता है यार इतना सारे प्रॉफिट पे टैक्स क्यों दूं मैं। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू कि वो बहुत सारे फेक एक्सपेंसेस शो करता था, फेक एक्सपेंसेस, फेक इनवॉइसेस जनरेट की जाती थी, और फेक इनवॉइसेस में वो एक की जगह पे हो सकता है 4 एम्प्लॉइज शो कर दे, है ना। तो इस तरह से कोई भी सैलरी, कोई भी इनवॉइस, या हो सकता है अपनी बीवी को वहां पे एम्प्लॉय दिखा कर उसके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर कर, मतलब बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग फर्जीवाड़े होते हैं। तो इस तरह के कोई भी अगर आप फर्जीवाड़े कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हैं, फॉल्सिफाई कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को। तो अगर आप अपने अकाउंट्स फॉल्सिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ फ्रॉड। अब आपका इंटेंशन कोई भी हो सकता है, या कभी कभी आपके रिसिट्स है नहीं फिर भी आप रिसिट शो कर रहे हो क्योंकि आपको लोन चाहिए, तो ये सब कुछ फ्रॉड के अंदर फॉल करता है। व्हाट इट सेज, an organization can falsify its financial statement to reveal excellent financial results. These documents can then be used as the basis for obtaining bank loan या फिर selling stock to the investors. लोगों को आपको गुड्स बेचने हैं तो वहां पे दिखाना है कि हमारी कंपनी कितनी अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, आपको लोगों से पैसा इकट्ठा करना है कैपिटल के वे में,
या लोन लेना है, डिवेंचर्स आपको रेज करने हैं, डिपॉजिट्स आपको लेना है, तो उन सब में आप अपने प्रॉफिट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं. Such falsification can be conducted entirely within the accounting department or be forced upon it by the management. भाई या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट, वो लोग खुद से ही कर सकते हैं मैनिपुलेशन, या फिर डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शन पे वो लोग इस तरह का मैनिपुलेशन कर सकते हैं. तो दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, दोनों प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे रहेंगी. अब यहाँ पे किस तरह के अकाउंट्स में फॉल्सिफिकेशन हो सकते हैं? एक्सटेंडिंग द डेप्रिसिएशन पीरियड टू डिले द डेप्रिसिएशन रिकॉग्निशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, असेट की लाइफ है 10 साल, असेट की लाइफ है 10 साल, लेकिन आप असेट की लाइफ कितनी बोल रहे हो? 15 साल. अगर आप असेट की लाइफ 15 साल बोलोगे तो डेप्रिसिएशन जो है 1 ईयर का वो कम होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स, है ना. आज मान लीजिए मेरी जो असेट है वो थी 15 लाख की, लेट्स अज्यूम 15 लाख की मेरी असेट है, और 15 लाख की असेट है, तो डेप्रिसिएट मुझे वैसे 10 साल के हिसाब से करना चाहिए था 1.5 लाख पर एनम, लेकिन मैं 1.5 लाख करने की जगह उसका 15 साल लाइफ मान के हर साल 1 लाख ही डेप्रिसिएट कर रही हूँ. इसका मतलब मैंने 50,000 का डेप्रिसिएशन बचा लिया, और मैंने 50,000 का डेप्रिसिएशन बचा लिया तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा. ऑफ कोर्स प्रॉफिट बढ़ेगा. तो डेप्रिसिएशन लगाना कंपलसरी है कि नहीं है? यस मैम, है ना, कंपलसरी है. आपके कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इवन आप डिविडेंड भी डिक्लेयर करते हो तो वहाँ पे वो जो प्रॉफिट आता है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है. बिना डेप्रिसिएशन के तो आप डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं कर सकते. तो आपके पास एप्रोप्रिएट प्रॉफिट आने चाहिए. वो एप्रोप्रिएट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आते हैं. अब डेप्रिसिएशन आप एडिक्वेट वैल्यू का नहीं लगा रहे हो, आप कम वैल्यू का लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट हाइक करोगे. या फिर शिफ्टिंग डेट टू स्पेशल पर्पस एंटिटी. अब हमारे जो भी डेट्स हैं, लायबिलिटीज है, वो हमने किसी दूसरी एंटिटी पे शिफ्ट कर दिया, तो मेरी बैलेंस शीट से डेट्स कम हो जाएंगे ना. लोन मैं यूज कर रही हूँ, लायबिलिटीज मेरी है, लेकिन वो लायबिलिटीज मैंने मेरे नाम पे लेने की जगह पे मैंने दूसरी एंटिटी के नाम पे ले ली है. तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे डेट शिफ्टिंग हो गई है. और डेट शिफ्टिंग हो गई, जैसे आज मान लीजिए बड़ी कंपनी होती है ना कोई भी, अब जैसे विजय माल्या जैसी कंपनीज में ये सब कुछ हुआ, किंगफिशर और ये सब कुछ, तो ये सब इसी तरह से मैनिपुलेशन करके अचानक से ब्लास्ट हो गया ना. आज मान लीजिए चिन्मय सर है, उनको लोन लेना है, लेट्स अज्यूम 5 करोड़ का, ठीक है. अब चिन्मय सर की गुडविल बहुत अच्छी थी बैंक में, ICICI बैंक, उसमें चिन्मय टूटोज का करंट अकाउंट है. अब करंट अकाउंट होने की वजह से बहुत अच्छी गुडविल थी चिन्मय सर की, तो वहाँ के जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो चिन्मय सर पर ट्रस्ट करते थे. तो उन्होंने ट्रस्ट का फायदा उठाया, उन्होंने कहा कि मुझे लोन चाहिए, तो ICICI बैंक ने बोला हाँ ठीक है लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो सर ने क्या किया, खुद के नाम पे लोन लेने की बजाय पे मेरे नाम पे लोन ले लिया. मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मुझे तो कोई नहीं जानता है ना, मेरा नाम तो है ही नहीं रिकॉर्ड्स में. अब मेरे नाम पे लोन ले लिया, तो अगर चिन्मय सर की बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें लायबिलिटी तो कम ही रहेगी ना. यस मैम, वो तो आपके नाम पर है ना, मेरे नाम पे लोन है. तो इस तरह से कंपनीज कर सकती हैं कि अपने दूसरी एंटिटीज के नाम पे डेट्स एंड लायबिलिटीज अराइज कर ले, तो खुद की बैलेंस शीट को अच्छा दिखाएंगी और बाकी बैलेंस शीट पे लायबिलिटीज एंड लॉसेस शिफ्ट कर देंगे. या फिर एक्सेलरेट द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यूज एंड डिले द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस. मतलब रेवेन्यू तो हमने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया और एक्सपेंसेस हम डिले कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हम बाद में लिख रहे हैं. तो इस तरह का कोई भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो जिसके थ्रू आपकी इनकम तो पहले अप्रूव हो रही है और एक्सपेंसेस जो है वो बाद में अप्रूव हो रहे हैं. तो ऐसा कुछ भी अगर आप कर रहे हो, या कैपिटलाइज करो एक्सपेंसेस को, है तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस लेकिन दिखा रहे हूँ बैलेंस शीट में. तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, प्रॉफिट बढ़ जाएगा. कौन सी बात है. अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी के एसेट्स पे रिपेयर कराया, और वो रिपेयर हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस था. डे टू डे ऑपरेशन में जो भी मशीनरीज पे रिपेयर होता है, बिल्डिंग पे रिपेयर होता है, वो नॉर्मल रिपेयर था, रेवेन्यू था. बट व्हाट आई डिड, मैंने रेवेन्यू शो करने की जगह पे उस रिपेयर को असेट की वैल्यू में ऐड कर दिया. तो असेट की वैल्यू में ऐड कर दिया मतलब व्हाट आई हैव डन, आई हैव कैपिटलाइज्ड दैट एक्सपेंस. तो मैंने कैपिटलाइज कर दिया, तो बैलेंस शीट में मेरी असेट बढ़ेगी. एक तो ये फायदा कर लिया. दूसरा मैंने क्या किया, अपने इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस कम कर दिए, तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. तो इस तरह का मैनिपुलेशन अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो अगेन दैट इज फ्रॉड. या फिर काउंटिंग नॉन एग्जिस्टेंट इन्वेंट्री विच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नॉन एग्जिस्टेंट इन्वेंट्री, जो ऐसी इन्वेंट्री जो एक्सचेंज में है ही नहीं,
उसको आप काउंट कर रहे हो, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रहे हो। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप ज्यादा शो कर रहे हो उसको, तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिड्यूस होगा या नहीं होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझते हैं क्या होते हैं? क्या होते हैं? ओपनिंग स्टॉक है ना, वंस अपॉन टाइम बचपन में पढ़ा होगा नहीं फॉर्मूला, है ना? दैट इज व्हाट सीओजी इज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये माइनस वाला फिगर अगर मैं हाइड कर दूं तो इससे कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी, और अगर कॉस्ट मेरी कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस मैम। ऑफ कोर्स। या ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो क्लोजिंग स्टॉक आप कहाँ शो करते हो? इनकम साइड में शो करते हो ना, इनकम साइड में शो करते हो। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखाई तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना? Yes, ma'am. Yes. So that means you have falsified your statements, you have manipulated your statements. So this is what fraud. तो इसको fraud माना जाएगा। Intentionally आपने malafidely, bad intention के साथ इस तरह की एक्टिविटी को किया है, और इसका इंटेंशन क्लियर कट है कि आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना था इसके पीछे, तो उस फुलफिलमेंट के चलते आपने ये सब कांड किया। तो दिस इज व्हाट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। ये सारे एग्जांपल सबको समझ में आ गया है? बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, इनमें कोई रट्टा वट्टा नहीं मारना, ये एग्जांपल्स हैं। यू कैन रिकॉर्ड इन योर ओन लैंग्वेज, और आपको कुछ पॉइंट समझ में आते हैं नए, वो भी आप डाल सकते हो। वी आर नॉट स्टडिंग एनी सेक्शन येट, अभी तक कोई सेक्शन नहीं पढ़ा है हमने इस चैप्टर में, राइट? हम जनरल बातें डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कौन कौन सी बातें हो सकती है। सेक्शंस अब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है? द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रैक्टिसिंग फ्रॉड मे बी सम मॉनेटरी गेन, ऑब्वियसली, है कि नहीं? इसीलिए तो कर रही हो सब कुछ नाटक। अगर मान लो कोई इंसान जो इस मोह माया से मुक्त हो गया है, पैसे वैसे से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो वो सब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करेगा? नो मैम। ऑब्वियसली नॉट। अगर आज मान लो मैं बोलती हूँ कि नहीं यार मेरे को तो बस कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, 2 वक्त का खाना मिल जाए बस, और क्या ही करना है मुझे, तो है ना, तो क्या मैं इतना सब कुछ मैनिपुलेशन करूंगी? अरे 2 वक्त की रोटी तो वैसे इंसान कमा सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई मॉनेटरी गेन चाहिए था, या फिर कोई अदर बेनिफिट such as obtaining a passport, travel document, driver's license, qualifying for mortgage by way of false statement। मतलब कोई भी लाइसेंस, परमिट्स, कुछ भी आपको चाहिए थे जिसके लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया था, तो उन क्राइटेरिया को जब तक आप फुलफिल नहीं करते, आपको हो सकता है वो परमिट्स नहीं मिल रहे हो सकता है मान लीजिए मुझे कोई है ना गुड्स इंपोर्ट करने हैं फॉरेन कंट्री से, तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिट्स हैं, और उन परमिट्स के लिए उन्होंने कोई मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि कम से कम आप इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, तो मैंने वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को फेक करके और परमिट्स जो है वो ले ली। तो इस तरह का कोई भी आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, दैट ऑल फॉल्स इन द फ्रॉड। एज पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी, अब फ्रॉड को डिफाइन किया है ब्लैक लॉ डिक्शनरी ने, ऑल मल्टीफेरियस मीन्स which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual to get an advantage over another। देखिए, आप नॉर्मली काम करेंगे तो ना तो किसी को लॉस होगा ना किसी को फायदा होगा, लेकिन जब आप कुछ मैनिपुलेटिव एक्टिव करेंगे तो डेफिनेटली उससे किसी ना किसी को नुकसान होगा, तो उस पर्सन के नुकसान पे आप खुद का फायदा उठाना चाहते हो, तो वन इंडिविजुअल गेट्स एन एडवांटेज ओवर अनदर, दूसरे पर्सन के कॉस्ट पे आपको बेनिफिट हो ऐसा आप चाह रहे हो, बाय फॉल्स सजेशन, suppression of the truth। It includes all surprises, tricks, cunning, dissembling, any unfair way by which another is cheated। तो somehow किसी भी मैनर में, किसी भी वे में, अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन के ओवर खुद को अनड्यू प्रॉफिट दिलाना चाहते हो, और उसके लिए कोई भी मीन्स, आप कोई भी डिवाइस या एक्सरसाइज करते हो, तो देन इट विल बी नोन एज फ्रॉड। अब अगर आप लोग ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन एज इट इज, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो, तो आपको वर्ड टू वर्ड सेम लिखना पड़ेगा, अदरवाइज जनरली आप रिकॉर्ड करते हो तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में यू कैन फ्रेम इट, लेकिन जब भी आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी और इन्वर्टेड में लिख रहे हो तो आपको एग्जैक्टली सेम वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली सेम वर्ड याद नहीं रहते इन जनरल, तो यू आर नॉट सपोज टू पुट दीज इन्वर्टेड कॉमास एंड रिकॉर्ड लाइक दिस, आप जनरली रिकॉर्ड कर दीजिए कि फ्रॉड होता क्या है। तो फ्रॉड इज व्हाट, जिसमें ह्यूमन क्या करता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, इनजेन्युइनिटी डिवाइस कर रहा है,
और जिसके थ्रू वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर खुद को बेनिफिट दिलाना चाहता है और उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रिक्स या कोई भी कनिंगनेस या कुछ भी अदरवाइज मोड्स यूज कर रहा है जिससे सामने वाले को चीट किया जा सके। आई होप लैंग्वेज समझ में आ गई सब लोगों को। व्हाट इज फ्रॉड? इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? No, ma'am. फाइन, चलिए अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी फ्रॉड को डिफाइन किया गया है। वैसे इस चैप्टर में मोटा मोटा हम जो है कंपनीज एक्ट और आईपीसी पढ़ेंगे, बट डेफिनेशन तो है इन्होंने सबकी दे दी है कि फ्रॉड डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में या रेगुलेशन में क्या क्या गिवन है। तो फ्रॉड मीन्स एन एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर, विद एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर। यहाँ पे इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंशन के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो डेफिनेशन दे रखी है, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003। तो सेबी ने भी फ्रॉड को डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि आप सिक्योरिटीज मार्केट में भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर सकते हो। तो वहां पे फ्रॉड से क्या मतलब है? फ्रॉड इंक्लूड्स व्हाट? एनी एक्ट, expression, omission, concealment committed whether in a deceitful manner or not by a person or by any other person with his connivance or by his agent while dealing in securities in order to induce another person और हिज एजेंट टू डील इन सिक्योरिटीज। बाप रे बाप, कितनी सारी बातें बोल दी हैं। अगर इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर से निकल जाएगा। लेट्स डू वन थिंग, ब्रेक कर इस डेफिनेशन को। सबसे पहले फ्रॉड में ये क्या बोल रहा है, देखो फ्रॉड क्या इंक्लूड करता है? एनी एक्ट। क्या इंक्लूड करता है? एनी एक्ट। कोई एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे एक्चुअली सिक्योरिटीज मार्केट में इंफॉर्मेशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन वर्ड भी यूज किया है कि मैंने कोई भी मार्केट में रूमर फैला दिया, कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया, कोई भी चीज बोल दी कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन। कोई भी ओमिशन, कोई भी इंफॉर्मेशन कंसील किया है आपने, है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई काम करना था वो नहीं किया आपने। कंसीलमेंट, कंसीलमेंट अभी किसने किया है? किसी भी पर्सन ने किया हो, पर्सन, किसी पर्सन ने किया है या फिर उस पर्सन के कनाइवेंस से किसी और ने किया है। पर्सन के कनाइवेंस, कनाइवेंस का मतलब समझते हैं? उसके कंसेंट से, उसके कंसेंट से। कनाइवेंस मींस कंसेंट से। जैसे मान लीजिए आज आप कोई काम कर रहे हो, मेरी प्रेमाइसेस में काम कर रहे हो और आपको वो काम करने से मैं नहीं रोक रही हूँ, इसका मतलब मेरी कंसेंट है उस काम को करने की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप चिन्मय ट्यूटोरियल्स की प्रेमाइसेस के अंदर कोई एक स्टूडेंट है, वो किसी दूसरे स्टूडेंट को पीट रहा है। मेरी प्रेमाइसेस में, मेरी आंखों के सामने एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पीट रहा है, इसका मतलब मेरी कंसेंट है कि नहीं है उसमें? अगर मेरी कंसेंट नहीं होती तो मैं रोकती ना उस स्टूडेंट को कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों कर रहे हो ये सब नाटक, मैं बोलती ऐसा? और अगर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब दैट इज माय कंसेंट, है ना। तो यहाँ पे अगर आप, क्या होता है कि साइलेंट में रह करके कोई भी कंसेंट दे देते हो कि हाँ कर कर कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा या मैं देख लूंगी कुछ भी, तो दिस इज व्हाट कनाइवेंस। तो अगर मान लीजिए मैं डायरेक्टली उस एक्ट को करने की बजाय किसी और कर रहा है तो उसमें मैं कंसेंट दे रही हूँ, हाँ कर कर कोई बात नहीं, अच्छा काम है, अच्छा काम है, तो दिस इज कॉल्ड कनाइवेंस। तो यहाँ पे अदर पर्सन with his connivance, with his connivance, या फिर मतलब इस पर्सन की कनाइवेंस से कोई काम कर रहा है, या फिर इस पर्सन का कोई एजेंट भी हो सकता है ना, जिसको इसने हायर किया स्पेसिफिकली वो काम को करने के लिए, तो इसका कौन हो सकता है? एजेंट भी हो सकता है। तो एक तो ये खुद हो गया, एक इसका कंसेंट से दूसरा पर्सन काम कर रहा है, एक तीसरा कौन हो गया? इसका एजेंट हो गया। 3 लोग समझ में आए आप लोगों को? whether these 3 persons are clear or not? Yes, हाँ, ma'am. तो देखो सबसे पहले फ्रॉड के लिए क्या बोला? कोई भी एक्ट हो सकता है
कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी ओमिशन हो सकता है, कोई भी कंसीलमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने कुछ किया वो गलत किया, आपने कोई एक्सप्रेशन दिया वो गलत एक्सप्रेशन दिया, आपको कुछ करना था वो आपने नहीं किया, या जो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करनी थी वो आपने कंसील कर ली। इस तरह का कोई भी काम किसने किया है? पर्सन ने खुद ने किया है, या फिर पर्सन खुद ना करके अपने एजेंट के थ्रू करा रहा है, या फिर किसी और पर्सन को मोटिवेट कर रहा है काम को करने के लिए और अपनी कंसेंट दे रहा है कि हाँ हाँ कर कर कर, अच्छी बात है अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो इस तरह से उसको कनाइवेंस कर रहा है। तो ऐसा अगर कुछ भी है, कहाँ कहाँ सिक्योरिटीज लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है? डीलिंग इन सिक्योरिटीज के लिए, डीलिंग इन सिक्योरिटीज के लिए। तो यहाँ पे ये जो पूरा एंटायर रामकथा हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहा है? डीलिंग इन सिक्योरिटीज की बात कर रहा है। ये जो भी कुछ किया जा रहा है ये किस रिगार्डिंग में किया जा रहा है? सिक्योरिटीज के कंसर्न, क्योंकि सेबी का लेना देना सिक्योरिटीज से। अगर मान लीजिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये बोले कि यार ये जो लैंड है ना ये बहुत आउटस्टैंडिंग लैंड है, तेरे को खरीद लेनी चाहिए, जबकि वो लैंड वो डिस्प्यूटेड लैंड थी और उसने खरीदवा दी, तो यहाँ पे क्या सिक्योरिटीज का ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा? नो मैम, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। नो मैम, वहां पे कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, तो सेबी का कोई लेना देना है क्या? नो। तो फ्रॉड हो सकता है, वहां पे फ्रॉड है, ऑफ कोर्स हो क्या सकता है ही फ्रॉड, लेकिन वहां पे सेबी का ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेबी रेगुलेशन के लिए ये कतई जरूरी है कि वो ट्रांजेक्शन जिसमें एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट या कुछ भी आप कर रहे हो वहां पे डीलिंग इन सिक्योरिटीज के कंसर्न में होना चाहिए। देखो एक बार यहां तक की डेफिनेशन पढ़ दूं मैं एक बार वापस से, है ना, लैंग्वेज देखते हैं। एनी एक्ट, expression, omission, concealment committed by whom? By person, by another person with his connivance, or by his agent, or by his agent, ये तीन लोग हो गए। काय के लिए? Why dealing in securities? Why dealing in securities? अब dealing in securities में ये जो भी कुछ काम हुआ इसका पर्पस क्या था? अब सुनो, पर्पस, ये पूरा का पूरा काम जो हुआ, अब इन सबके किसकी बात की जा रही है? इंड्यूसमेंट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? इंड्यूसमेंट। ये सब जो भी काम हुआ टू इंड्यूस, टू व्हाट? इंड्यूस। इंड्यूस किसको कर रहे हो? किसी दूसरे पर्सन को या उसके एजेंट को? पर्सन और एजेंट, मतलब या तो उस पर्सन को कर रहे हो या तो कोई ब्रोकर वोकर है उसको आपने इंड्यूस कर दिया सिक्योरिटीज के लिए डील करने के लिए। तो पर्सन या उसके एजेंट को सिक्योरिटीज के कंसर्न में आपने यहाँ पे क्या कर दिया? इंड्यूस कर दिया और उसके माइंड सेट कर दिया कि हाँ यही काम करना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ आपको। मान लीजिए देयर इज अ पर्सन कॉल्ड ए। ये जो ए नाम का पर्सन है उसको अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में बेचनी थी, लेकिन मार्केट में उस सिक्योरिटी का प्राइस लेसर जा रहा था। अब लेसर जा रहा था तो उसने क्या किया? उसने अपने मर्चेंट बैंकर, अब ये मिस्टर ए हो सकता है कि बहुत बड़ा पर्सनालिटी हो, तो उसने अपनी जो मर्चेंट बैंकर है जिसको वो जानता है अच्छे से, उस मर्चेंट बैंकर के पास गया और उस मर्चेंट बैंकर को बोला उसने कि तुम एक काम करो कि प्राइस में जो है मैनिपुलेटिव प्राइस लेके आओ। और मैनिपुलेटिव प्राइस वो कैसे लेके आएगा कि वो क्या करेगा? बहुत सारे लोगों के थ्रू सिक्योरिटीज का बाइंग स्टार्ट करवाएगा। अब जब सिक्योरिटीज का बाइंग स्टार्ट होगा धीरे 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 ग्रेजुअली शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? राइज होगा। अब अभी तक तो ये सब इन लोगों ने क्या किया? एक प्लेटफॉर्म रेडी किया बाहर वाले लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो मर्चेंट बैंकर ने अपने कुछ ट्रेडर्स के थ्रू उस सिक्योरिटीज का प्राइस राइज करवा दिया। जैसे ही शेयर का प्राइस राइज होगा तो लोगों में अट्रैक्शन आएगा और यार ये तो अल्टीमेट सिक्योरिटी है, इसका तो प्राइस डे बाय डे राइज होता जा रहा है। हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट बायर खुद या उसका एजेंट जो है ब्रोकर वो क्या हो जाए? इससे इंड्यूस हो जाए, उसको लगे कि यार ये तो अल्टीमेट शेयर है, इसको खरीदना चाहिए। तो इनका माइंड सेट जो है वो किसने खराब किया? मिस्टर ए ने और उसकी कनाइवेंस से मर्चेंट बैंकर ने। और अब ये पर्सन क्या कर रहा है? उस सिक्योरिटी को बाय कर रहा है। अब जैसे ये बाय करेगा ये भाई साहब अपनी सिक्योरिटी को बेच के निकल लेंगे, तो ये तो प्रॉफिट अर्न कर लेंगे मिस्टर ए, और जो भी इन्वेस्टर है बेचारा वो बैठा रह जाएगा। तो इस तरह से
इस तरह से ये सारा का सारा जो मैनिपुलेटिव एक्टिविटी था वो किस में फॉल कर रहा है? सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में फॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंड्यूस करने के लिए सिक्योरिटीज से रिलेटेड क्या करवा रहा है? कोई भी डीलिंग करवा रहा है। अच्छा, अब मान लो बाई चांस ये सारी एक्टिविटी हुई, उसके बावजूद भी ये जो शेयर है मिस्टर जो भी मान लीजिए एक्स ने खरीदा, उसको प्रॉफिट हो जाए, उसको क्या हो जाए? प्रॉफिट। मान लेते सिक्योरिटीज का प्राइस जो है फॉर अ टाइमिंग नीचे आ गया और मिस्टर एक्स ने शेयर खरीद लिया, और जब मिस्टर एक्स ने शेयर खरीदा उस वक्त मिस्टर ए को लॉस हो गया। सिक्योरिटी मार्केट है, अनकंट्रोलेबल है, किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आपने जो पूरा का पूरा सेटअप बिछाया था उससे सामने वाले को नुकसान नहीं हुआ या आपको फायदा नहीं हुआ, तो क्या आप फ्रॉड से बच जाओगे? नो मैम। डेफिनेटली नॉट। चाहे सामने वाले को नुकसान हो नहीं हो, आपको फायदा हो नहीं हो, देखिए एंड रिजल्ट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपने इंड्यूस किया उसको, आपने इंड्यूस किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ना उर्मिला को एडवाइस किया, उर्मिला एक काम करो, ये जो ना SBI इसके शेयर खरीदो, बढ़ेंगे एकदम अल्टीमेट बढ़ने वाले हैं। जबकि मुझे अंदर से पता है कि शेयर बढ़ने वाले नहीं है, शेयर का प्राइस और नीचे होने वाला है। तो इसलिए मैंने उर्मिला को एडवाइस किया कि खरीद ले शेयर फटाफट से। और खरीद ले क्यों एडवाइस किया? क्योंकि मुझे मेरे शेयर बेचने थे। अब मैंने अपने शेयर मार्केट में डाल दिए और उर्मिला ने खरीद लिए। अच्छा, अब बाई चांस मेरे को लग रहा था कि प्राइस कम होगा, लेकिन बाई चांस SBI का शेयर बढ़ गया और उर्मिला को और फायदा हो गया, नुकसान नहीं हुआ, तो वेदर फ्रॉड है या नहीं है? फ्रॉड तो है, डेफिनेटली फ्रॉड तो है। तो डेफिनेटली फ्रॉड तो होगा ही होगा, क्योंकि मेरा इंड्यूसमेंट था कि मुझे मेरे शेयर निकालने थे ताकि मैं रॉन्गफुल गेन एक्वायर कर लूं और उसके बदले में सामने वालों को रॉन्गफुल लॉस हो तो वो मेरी वजह से, मुझे इसकी कुछ नहीं पड़ी है। तो मुझे तो ये पड़ी है कि बस मुझे फायदा हो जाना चाहिए, है ना, या फिर कभी किसी से बदला निकालना है मुझे, तो है ना मैं वहां पे उसको रॉन्ग जो है एडवाइस दे दूं रॉन्गफुल लॉस के लिए, लेकिन उसको रॉन्गफुल लॉस ना हो। तो फाइनल रिजल्ट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने ये सारा जाल बिछाया था, आपने अपने किसी पर्सन के थ्रू, अपने एजेंट के थ्रू किसी को इंड्यूस किया था कि आप सिक्योरिटीज में डील करिए, और वो इंड्यूस हुआ और उसके थ्रू सिक्योरिटीज में डील हुआ। लेकिन अब फाइनली उसको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, दैट इज एब्सोल्युटली इममटेरियल। तो व्हाट इट सेज, whether or not there is any wrongful gain or avoidance of loss, whether or not there is any wrongful gain या फिर अवॉइडेंस ऑफ एनी लॉस। यहां तक की डेफिनेशन सबको क्लियर है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा है? एक बार ना यहां तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा नीचे की डेफिनेशन जो है, फिर आप लोग अपनी कॉपी में इसी वे में लिख लेना इसको। ये वाला है ना, ये जरूरत नहीं है आपको, बस ये जो बॉक्स में बनाया था और साइड में जो लिखा है बस वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिलीट कर दूं पूरा ये? फाइन। तो वेदर और नॉट रॉन्गफुल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, कुछ भी हमें से मतलब नहीं है। एंड शैल इंक्लूड व्हाट? a knowing misrepresentation of the truth or concealment of material fact in order that another person may act to his detriment। तो अल्टीमेटली ये अब वो एक्ट आ रहे हैं, कौन कौन से एक्ट आप कर सकते हो? तो कौन सा एक्ट है? आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया, सच जो बात छुपाई, आपने गलत जो इन्फॉर्मेशन जो है डिलीवर किया। suggestion as to fact which is not true by one who does not believe it to be true। मुझे पता है मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी आपको सजेस्ट कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि ऐसा काम आपको करना चाहिए। An active concealment of fact by a person having knowledge or belief of the fact। तो आपने किसी को सजेशन तो नहीं दिया लेकिन वो फैक्ट छुपा के रखा, तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे फ्रॉड में फॉल करेगा। A promise made without any intention of performing it। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना, इफ यू रिमेम्बर, हमने एग्जांपल्स पढ़े थे ना बहुत सारे, उनमें ये सारी यही बातें थी ना, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, है ना, एक्टिव कंसीलमेंट। तो ये सारी बातें वही बातें हैं, बस अल्टीमेटली मेन इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो यहाँ तक आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद ऑल्सो इंक्लूड में जो पॉइंट्स है वो रिपीटेशन चल रहे हैं जो हर जगह हम पढ़ रहे हैं।
रिप्रेजेंटेशन मेड इन अ रेकलेस एंड केयरलेस मैनर वेदर इट टू बी ट्रू और फॉल्स। अब देखिए जो सीनियर लेवल पे लोग होते हैं ना उनसे लापरवाही एक्सपेक्टेड नहीं होती, या चलता है कोई बात नहीं करने दो उनको लापरवाही। जो लोग जितने जितने सीनियर लेवल पे होते हैं उतनी ज्यादा उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। यस मैम। अब अगर वो लोग केयरलेस एटीट्यूड में काम करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली भुगतना फिर उन्हीं को पड़ेगा। तो अगर कोई भी उन्होंने मतलब इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं किया, आंख बंद करके एग्जैक्टली वैसी की वैसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने डिलीवर कर दी, डायरेक्टर्स ने इन्फॉर्मेशन चेक नहीं किया, मर्चेंट बैंकर ने इन्फॉर्मेशन चेक नहीं किया, और जो इन्फॉर्मेशन जैसे आई बस हाँ ठीक है साइन कर दिया, है ना, तो ये भी तो गलत बात है ना। आप जिस ड्यूटी में बैठे हो आपकी जो पोजीशन है डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से आपकी ड्यूटी बनती है। एज अ यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, यू आर ए कंपनी सेक्रेटरी, आपने बहुत सारी कंपनीज का काम ले रखा है तो आपके पास टाइम की लैकिंग हो सकती है। अब उस लैकिंग ऑफ टाइम के चलते आपने किसी भी कंपनी का सेक्रेटरी ऑडिट ऐसे आंख बंद करके साइन कर दिया, सही किया क्या? नो मैम। एकदम गलत बात। अब आपने साइन कर दिया मतलब आपने ऑथेंटिकेट कर दिया उसको, अब उसमें इंफॉर्मेशन गलत है, अब उसमें इंफॉर्मेशन क्या है, गलत है, तो जिम्मेदारी भी किसकी होगी, आप ही की होगी ना। तो आपने तो रिप्रेजेंटेशन दे दिया ना उसमें कि मैंने इंफॉर्मेशन चेक कर ली है, सब कुछ सच है, आपके साइनिंग का यही मतलब होता है। बट दैट इंफॉर्मेशन माइट बी ट्रू और फॉल्स, जैसा भी केस है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका एटीट्यूड कौन सा था, केयरलेस। आपका एटीट्यूड क्या था, केयरलेस। यू डिड नॉट वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, यू मतलब आपने कोई पेन नहीं लिया इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने का कि इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है कि क्या है, कुछ नहीं किया आपने, आपने उसको वेरीफाई कर दिया। तो इस तरह का कोई भी केयरलेस एटीट्यूड डेफिनेटली डेफिनेटली लोगों को लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। Any act or omission or any other law specifically declares to be fraudulent, deceptive behavior by a person depriving another of informed consent या full participation, मतलब आपने लोगों को क्या किया, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी ताकि वो लोग प्रॉपर कंसेंट ना ले सकें, या फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। देखो एक तो क्या होता है मुझे पूरा फैक्ट पता हो फिर मैं कंसेंट दूं, और एक मुझे आधी अधूरी बात पता हो और फिर मैं कंसेंट दे दूं। तो डेफिनेटली जब आप लोगों का पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं तो वहाँ पे फुल और प्रॉपर कंसेंट तभी आएगी जब उनको आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिलीवर करोगे, लेकिन आपने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देकर के उनसे कंसेंट ले रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। False statement made without reasonable ground for believing it to be true. The act of an issuer of securities giving out misinformation that affects the market price of the security, resulting in investors being effectively misled even though did not rely on the statement itself and anything derived from it other than the market price, and fraudulent shall be construed accordingly। तो बेसिकली कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, वही बातें बार बार घूम घूम के आ रही है कि आपने सही से इन्फॉर्मेशन चेक नहीं किया, आपने मिस स्टेटमेंट किया, कंसीलमेंट किया, आपने वो प्रॉमिस किए जो आपको फुलफिल नहीं करने थे, आपका डिसेप्टिव बिहेवियर था, मतलब ये सारी बातें वही एट द एंड वही है। इशूअर का कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें आपने क्या दिया था, मिस इन्फॉर्मेशन दिया था कि आप बोनस डिक्लेयर कर रहे हो या आप डिविडेंड दे रहे हो, है ना, या फिर आपने मार्केट में रूमर फैला दिया कि दूसरी कंपनी हमें मर्ज कर रही है जिससे सिक्योरिटीज का प्राइस राइज हो जाए, बट एक्चुअल में वो मिसलेड था, वो एक्चुअल में कोई चीज थी ही नहीं। तो इस तरह का कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी रूमर जो आप फैला रहे हो रॉन्ग इंटेंशंस के साथ, वो सब के सब क्या माने जाएंगे, फ्रॉड माने जाएंगे। अगर वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो सेबी रेगुलेशन के अंदर वो कवर हो जाएंगे। क्या ये सारी बातें सबको समझ में आ गई? इनमें कोई कंफ्यूजन आ रहा है किसी को? एकदम क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सेक्शन 447 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बेसिकली इसी पे कवर्ड है। अभी तक तो हम जो है जनरल बातें कर रहे थे, हाँ जो हमने डेफिनेशंस देखी डेफिनेटली वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन क्या दे रखी है या फिर सिक्योरिटीज लॉ में क्या दे रखी है। जो मेजर फोकस है इस चैप्टर का वो सेक्शन 447 पे है। वो ये बताता है बहुत सारे कंपनीज एक्ट के सेक्शंस हैं जहां पे 447 का नाम लिया गया है, बोले ये सेक्शन तो उसमें नॉन कंप्लायंस, तो उस सेक्शन का भी नॉन कंप्लायंस प्लस 447 का नॉन कंप्लायंस। अब सेक्शन 447 है क्या आखिरकार? ये फ्रॉड का पनिशमेंट बताता है। ये सेक्शन 447 क्या बताता है? पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। ये स्ट्रेट अवे बताता है कि भैया अगर तुम सेक्शन 447 में फॉल किए तो आपका क्या क्या
पनिशमेंट होगा। लेकिन पनिशमेंट तो बात की बात है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 447 के हिसाब से फ्रॉड क्या होता है ना। तो इसने फ्रॉड को एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया हुआ है कि भाई फ्रॉड क्या है, रॉन्गफुल गेन क्या है, रॉन्गफुल लॉस क्या है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। 447 इटसेल्फ में गिवन नहीं है। 447 तो सिर्फ पनिशमेंट की बात करता है कि भैया इतने साल का जेल की सजा, इतना फाइन, डायरेक्टली इसकी बात करता है। और इसका एक्सप्लेनेशन में बता रखा है कि फ्रॉड क्या है, रॉन्गफुल गेन क्या है, रॉन्गफुल लॉस क्या है। तो पहले हम लोग फ्रॉड क्या है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 447 के हिसाब से वो अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका पनिशमेंट देखेंगे और कौन कौन से सेक्शंस में इसका अट्रैक्शन है। मतलब ये मान के चलो कंपनीज एक्ट के काफी सारे सेक्शंस हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे सेक्शन, तो जिस जिस सेक्शन में 447 का नामकरण दे रखा है वो सारे सेक्शंस हम यहाँ पे एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रॉड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 447। तो इसके हिसाब से फ्रॉड क्या होता है, वर्ड टू वर्ड ध्यान से देखना। In relation to the affairs of company or any body corporate, company or any body corporate। अच्छा, कंपनीज एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है, कंपनी पे एप्लीकेबल होता है या बॉडी कॉर्पोरेट्स पे एप्लीकेबल होता है? बॉडी Whether companies act applies on company or all body corporates? कंपनीज में, इन जनरल कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होता है, उन्हीं को रेगुलेट करता है। बट सेक्शन 447 जो है वो कंपनीज के साथ साथ जो भी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी भी बात करता है। मतलब यहाँ पे इसका स्कोप वाइडर हो गया है, यहाँ पे सिर्फ कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, ये बॉडी कॉर्पोरेट पे भी एप्लीकेबल होगा। मैंने विप्रा को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी और उसको बोला कि ये जो गुड्स हैं ये बहुत अच्छे गुड्स हैं, इनको यूज करना चाहिए, से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, मैंने भी यूज किए हैं, बहुत अल्टीमेट है। विप्रा ने मेरे कहने को उन गुड्स को, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को परचेज कर लिया और उसके बाद रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसे बाकी कॉस्मेटिक्स होते हैं वैसे ही वो कॉस्मेटिक्स थे, देयर वाज नो चेंज इन द रिजल्ट। विप्रा आप मुझे बताओ कि क्या सेक्शन 447 अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, दिस इज माय क्वेश्चन। नो मैम, क्योंकि मैम ये कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट पर अट्रैक्ट होता है ना, आपने तो सिर्फ मुझे दिया है मैम, कंपनी ना बॉडी कॉर्पोरेट। एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। इसका मतलब क्या ये इंडिविजुअल्स की बात हो रही है? नो, यहाँ पे कोई नेचुरल पर्सन की बात करें? नो, डेफिनेटली नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स। अगर कोई पर्सन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी को कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है तो 447 का अट्रैक्शन नहीं आएगा। पर्सनल कैपेसिटी में करोगे ना आईपीसी अट्रैक्ट होगा, अगर पर्सनल कैपेसिटी में करोगे तो क्या अट्रैक्ट होगा? आईपीसी अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे 447 किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी के स्टेटस में ऑफिसर ने कुछ गड़बड़ किया, बॉडी कॉर्पोरेट के स्टेटस में उसके जो भी ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉय उन्होंने कुछ गड़बड़ किया, तब 447 अट्रैक्ट होगा। तो बेसिकली इसका एप्लीकेबिलिटी किन दो लोगों पे हुआ? नंबर 1 इज कंपनी, नंबर 2 इज बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक बात, याद रहेगा सबको दोनों टर्म्स। अब इन लोगों के, इन दो कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट में आपने क्या किया? अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड। इसका मतलब हुआ ये डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है ये? इंक्लूसिव डेफिनेशन। दो टाइप की डेफिनेशंस होती है कंपनीज एक्ट में या किसी भी एक्ट में, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। अच्छा, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन तो क्या बोलती है? ये हाँ, डिपॉजिट की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या, ये चीजें हटा दो, इसके अलावा जो बचेगा वो डिपॉजिट है, ऐसा पढ़ते हैं ना हम उसमें। वेयरएज यहाँ पे इंक्लूड बोल रहा है, इसका मतलब जो जो चीजें यहाँ लिखी है वही फ्रॉड मानी जाएगी। तो यहाँ पे इंक्लूसिव डेफिनेशन इसकी प्रेस्क्राइब की गई है। तो क्या क्या फ्रॉड माना जाएगा? कोई भी एक्ट, एनी एक्ट, किसी भी एक्ट को फ्रॉड मान लोगे क्या? नहीं मैम, जहाँ पर अपना इंटेंशन गलत होगा तो आगे कंडीशंस आएंगी हमारी, है ना। तो ऐसे नहीं किसी भी एक्ट को, अभी आगे की लैंग्वेज बाकी है। एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, अब्यूज ऑफ पोजीशन। अच्छा, ऐसे कुछ हमने अभी सिक्योरिटीज लॉ में भी पढ़ा है ना, है ना। एक्ट, ओमिशन,
कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, अब्यूज ऑफ पोजीशन, ये आप कर रहे हो। अच्छा वहां पे तो क्लियर कट था कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कर रहे हो, तब जाके वो वहां पे फॉल कर रहा था। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। अच्छा कौन कर रहा है? एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन विद द कनाइवेंस इन एनी मैनर, दो लोग आ गए यहाँ पे भी। पर्सन और पर्सन विद कनाइवेंस मतलब पर्सन खुद या फिर किसी और को मोटिवेट कर रहा है, कर सही बात है, कर ले एकदम सही कर रहा है, मतलब सहमति, कंसेंट आपने दी है, तो इसका मतलब खुद या कनाइवेंस। अच्छा इसमें एजेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है, ओके, एजेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है, राइट। बेसिकली सिक्योरिटीज में तो ब्रोकर के थ्रू आप ये सारे काम करते हो, वहां पे एजेंट भी हो जाते हैं, है ना। और वैसे नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटीज का ऐसा लेना देना नहीं होता, वहां पे आप खुद या किसी की कंसेंट से काम करते हो, तो मोटा मोटा यहाँ पे दो ही लोग आते हैं। अच्छा उसके थ्रू आपने क्या किया? कोई काम किया, ओमिशन किया, कंसीलमेंट किया। अब इंटेंशन क्या था? विद इंटेंट टू डिसीव, बाप रे बाप, डिसीव। नंबर 2 अनड्यू गेन, अनड्यू गेन इंटेंशन था हमारा, अनड्यू गेन या फिर अनड्यू लॉस, टू इंजोर द इंटरेस्ट ऑफ, तो टू डिसीव ऐसा कोई इंटेंशन था, टू गेन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम, या फिर टू इंजोर द इंटरेस्ट ऑफ, किसका इंटरेस्ट? कंपनी का इंटरेस्ट, कंपनी को डिसीव करना चाहते थे, कंपनी से अनड्यू एडवांटेज अर्न करना चाहते थे, या फिर कंपनी को लॉस बचाना चाहते थे, या फिर उसके शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा कुछ करना चाहते थे, शेयर होल्डर्स के साथ, या फिर उसके क्रेडिटर्स के साथ ऐसा कुछ करना चाहते थे, या फिर कोई भी अदरवाइज पर्सन जो कंपनी से कनेक्टेड था उनके साथ आप ऐसा कुछ भी करना चाहते थे। आप कंपनी को धोखा देकर कंपनी के एसेट्स को अपने पर्सनल यूजेस में लेना चाहते थे, शेयर होल्डर्स को धोखा देकर के कंपनी का प्रॉफिट डाइवर्ट करना चाहते थे, क्रेडिटर्स को धोखा देकर के उनको पेमेंट नहीं करना है, डायरेक्टर्स खुद असेट्स हटियाना चाह रहे थे, ऐसा कुछ भी वो करना चाहते थे। वेदर और नॉट, वेदर और नॉट देयर इज एनी wrongful gain और wrongful loss। देखो ये बात यहाँ पे हर जगह बोल दी गई है, फाइनल रिजल्ट से हमें कतई लेना देना नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किस इंटेंशन के साथ ये हथकंडा अपनाया था वो बहुत मैटर करता है। अब फाइनल रिजल्ट में फायदा हुआ हो, नुकसान हुआ हो, और ये एग्जाम्पल आप सबको समझ में आता है ना, वेदर और नॉट देयर इज एनी wrongful gain और लॉस। एग्जाम्पल सबको क्लियर है या वापस से बताना पड़ेगा इसको? एकदम क्लियर। डेफिनेशन में फटाफट से क्या करते हैं, किसके कंसर्न में बात हो रही है? एप्लीकेबिलिटी किस पे? कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। दिस इज द एप्लीकेबिलिटी। अच्छा ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव। क्या इंक्लूड करती है? एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट, अब्यूज ऑफ पोजीशन। बाय हुम, कौन कर रहा है? बाय हुम, पर्सन खुद, और ये खुद नहीं कर करके क्या कर रहा है? कनाइवेंस से करवा रहा है, किसी और से करवा रहा है ना। इंटेंशन क्या था? क्या था? डिसीट, या फिर अनड्यू गेन, लॉस, किसको? कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, या अदरवाइज किसी भी दूसरे पर्सन को जो कंपनी से कनेक्टेड है। अब चाहे उसको नुकसान हो ना हो, फायदा हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आपने एक बार डिसीव करने का इंटेंशन रखा तो अब आप गए काम से। सेक्शन 447 का अट्रैक्शन आ जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो अब हमारा असली चैप्टर स्टार्ट हो गया सेक्शन 447 के साथ ही। तो यहाँ से आप लोग सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रॉड, ये अनड्यू गेन क्या है, अनड्यू लॉस क्या है, और उसके पनिशमेंट्स, देन उसके बाद कौन कौन से सेक्शंस अट्रैक्ट हो रहे हैं कंपनीज के जिसमें 447 का जिक्र किया गया है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही इनफ है। थैंक यू सो मच।